Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 24th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 24 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आ जाता है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड, यहाँ पर बात करी गई है हंगरी के बारे में। हंगरी बेसिकली एक कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है। अब आपको बताना यह है लैंडलॉक कंट्री के होने के बाद इसके आसपास जो कंट्रीज हैं, जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो इससे बॉर्डर शेयर करती हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। आपको कुछ यहाँ पर नीचे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, फिर उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको यह बताना है कि इन कंट्री में से कौन कौन सी कंट्री करेक्ट है, कौन कौन सी कंट्री जो है हंगरी के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करती हैं। पहला यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्लोवाकिया, दूसरा यूक्रेन, तीसरा रोमानिया और चौथा स्पेन। उसके बाद कुछ ऑप्शंस ये दे रखे हैं। अब इन कंट्री में से आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर्स को शेयर करती हैं हंगरी के साथ। 1, 2 एंड 3 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 2 एंड 4 ओनली, या फिर 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि या फिर ये चारों कंट्रीज मिलकर शेयर करती हैं अपनी बाउंड्रीज को। उसके बाद आज आपके लिए एक सेकंड क्वेश्चन भी डाल रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आर्टिकल काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया गया है। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं मोहम्मद सलीम, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद या फिर विजय मर्चेंट। तो आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देना है, सभी लोगों को एटलीस्ट ट्राई करना है। ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ आते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। तो देखो, स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन फिगर्स 2021, इन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज करी है, और रिपोर्ट रिलीज करी गई है किसके द्वारा, सीएससी के द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा। सीएससी के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज करी गई जिसमें यह बताया गया जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और 2017 से इसको कंपेयर करें तो काफी तेजी से ये फार्मर प्रोटेस्ट इंक्रीज हुआ है। अब आपको ये देखना है, साल 2017 में लगभग 34 मेजर प्रोटेस्ट हुए थे 15 राज्यों के अंदर, लेकिन इसको आज के टाइम पर कंपेयर करें तो आज ये प्रोटेस्ट बढ़कर 165 हो चुका है। 165 प्रोटेस्ट हुए हैं लगभग 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, और बेसिकली यहाँ पर ये फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर बातचीत करी गई है। पहला तो आपको मालूम होगा क्या कारण है। पहला कारण वही है जो 3 फार्म लॉस पास करे गए थे, आपको मालूम होगा, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे फार्मर्स नाराज हैं, अभी भी नाराज हैं, अभी भी काफ़ी हद तक कहीं कहीं पर प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो 3 फार्म लॉज यहाँ पे, इनके नाम क्या है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये तीनों फार्म लॉज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार मैंने पढ़ा रखा है, तो आप लोगों को इनके नाम जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरे कारण को छोड़ो, पहले यहाँ पर आप देख पाओगे 12 प्रोटेस्ट तो इसमें ऐसे हैं जो जिसको यहाँ पे बोला गया है पैन इंडिया प्रोटेस्ट हैं। इसके अंदर 11 ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो कि 3 फार्म लॉस को लेकर बातचीत करी थे, ठीक है। आपको मालूम होगा पिछले साल 3 फार्म लॉस को पास किया गया, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, सिंपल। उसके बाद बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है किस चीज़ को लेकर, कि देखो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनकी ज़मीन के ऊपर, हाईवे कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है, तो उसको लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये मुद्दा है, बताया ये जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट हैं ये काफ़ी हद तक इंक्रीज हुए हैं अगर हम इसको कंपेयर करें पिछले सालों में। 2017 के बाद से अब के टाइम पर ये प्रोटेस्ट बढ़ते हुए नजर आए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। उसके बाद ये भी बोला है, देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो हाल ही में प्रोटेस्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा हुए हैं, वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं, ओडिशा के अंदर, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, पंजाब हरियाणा में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट कुछ और स्टैटिस्टिक्स बताती है, वो क्या है यहाँ पे आप देख पाओगे। रिपोर्ट ने बताया है इंडिया में आज के टाइम पर जो फार्म लेबरर्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द लैंड ओनिंग फार्मर्स। मतलब क्या है, मतलब ये है ऐसे फार्मर जिनके पास खुद की अपनी ज़मीन हो, उस पर वो लोग फसल उगाएं, वो फार्मर्स कम हैं, लेकिन वो वाले फार्मर्स ज़्यादा हैं जो कि फार्म लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे खेतों में काम कर रहे हैं, लेबर की तरह यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया गया है फार्म लेबरर्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर यह भी बताया गया कि देखो 52% जो है हमारे कंट्री का डिस्ट्रिक्ट जो है, और साथ ही साथ
जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केरला के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल जाएगा, ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, ज़्यादा फार्म लेबरर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक डेटा ये भी बताता है कि बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने सुसाइड करी है। लगभग यहाँ पे 28 एग्रीकल्चरल वर्कर्स और जो कल्टीवेटर्स है वो हर दिन जो है यहाँ पर सुसाइड करते हैं, हर दिन जो है उनकी डेथ होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास वो ये बताता है 5,957 फार्मर्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर 4,324 फार्म लेबरर्स हैं जिन्होंने सुसाइड करा है 2019 के अंदर। उसके बाद का डेटा तो हमारे पास अभी सही से आया ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम होगा कोविड की वजह से यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन अभी का जो डेटा इतना ही है हमारे पास और ये बताता है कि बहुत सारे फार्मर्स ने सुसाइड करी है इसको लेकर। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। आज कम आर्टिकल हैं, 4 से 5 आर्टिकल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे और भी आर्टिकल थे लेकिन वो ज़्यादा ही बकवास थे, इस वजह से मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है, फालतू में टाइम वेस्ट होता, उस वजह से यहाँ पर मैंने यही 4-5 आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो लगा दिए हैं। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इलीगल एडॉप्शन को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पर इंटरवीन किया एनसीपीसीआर को लेकर। एनसीपीसीआर क्या है? यह है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पर एनसीपीसीआर ने अपना डेटा वगैरह सबमिट कर दिया है कि देखो किस चीज़ को लेकर, कि आज के टाइम पर कोविड ऑर्फन्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से। ठीक है, ऐसे बच्चे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर सरकार का काम यह है कि इन बच्चों को एक प्रोटेक्शन देना। तो आज के टाइम पर सरकार ऐसा कर भी रही है। आपको मालूम होगा पीएम केयर फंड का अनाउंसमेंट किया गया है, 10 लाख रुपए यहाँ पर इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। किन बच्चों को? सिर्फ उन्हीं बच्चों को जिनके माता पिता की डेथ हुई है इस कोविड की वजह से। वो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन एक तरफ दूसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि उन्हीं बच्चों के साथ इलीगल अडॉप्शन हो रहा है, गलत तरीके से उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। ठीक है, इलीगल तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ऐसा यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कड़ा से कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और जो बच्चों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये क्या है? तो इसको आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, और अगर आप लोग सिलेबस देख पाओगे तो वहाँ पर आपको एक सिलेबस देखने को मिलेगा इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन करके। अब ये जो एनसीपीसीआर है ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था मार्च 2007 में अंडर द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, सीपीसीआर एक्ट 2005 के अंडर में इसको बनाया गया। और सिंपल सा फंडा ये है जो कि आपको याद रखना है कि देखो जो बच्चों के राइट्स हैं, बच्चों के हक हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का ये वर्क करती है। और जो ये बॉडी है ये किसके मिनिस्ट्री के अंडर में आती है आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आपको देखने को मिल जाएगा। इस कमीशन का मेन काम यही है जो बच्चों के राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग लॉज वगैरह को इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लेकर आना, कुछ अच्छे तरीके इस्तेमाल करना जिससे कि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर ये जो एनसीपीसीआर है ये आज के टाइम पर इंप्लीमेंट करता है पोक्सो एक्ट को भी। ठीक है, पोक्सो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो 2012 में ये लाया गया था, उस वजह से इसको 2012 बोला गया है। ये मतलब कि जो बच्चों के प्रति यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनके प्रति बहुत सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस देखने को मिल जाते हैं, तो उन ऑफेंसेस के अगेंस्ट में जो है उन बच्चों को ये प्रोटेक्शन देता है। तो आपको ध्यान रखना है एनसीपीसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बॉडी हो जाती है। खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है इसको भी फोकस करते हुए चलना। अब देखो सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है कि ये जो बच्चे हैं ये अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये पूरा इलीगल है। अगर आप लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट देखोगे, जिसको हम लोग जेजे एक्ट बोलते हैं, बच्चों के लिए एक्ट बनाया गया, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक्ट बनाया गया है, तो इसके अंदर तो पूरी तरह से इलीगल देखने को मिलेगा अगर कुछ ऐसा मीडिया पोस्ट वगैरह देखने को मिलता है। साथ ही साथ मतलब ऐसे बच्चे जो ऑर्फेंड हैं, अबेंडेंड हैं, या फिर जिनको सरेंडर कर दिया गया है, अगर उनका एडॉप्शन हो रहा है तो फिर ये सरासर बिल्कुल इलीगल है। अगर इसको अडॉप्ट करना है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक लीगल प्रोसीजर होता है। लेकिन आज के टाइम पर लीगल प्रोसीजर को कौन फॉलो करना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से अडॉप्शन हो रहा है, और इलीगल तरीके से अडॉप्शन होगा तो जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 है इसका वायलेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लीगल प्रोसीजर्स दे रखे हैं कि अगर आपको अडॉप्शन करना ही है तो आपको बहुत सारी लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और उसके बाद जो सेक्शन 74 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, ये प्रोहिबिट करता है कि आप लोगों को किसी बच्चे की आइडेंटिटी नहीं देनी है। ठीक है, कि उसका नाम क्या है, उसका स्कूल, एज, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कहीं पर भी रिवील नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली बच्चों की एसेंशियल डिटेल्स को रिवील नहीं करना है, ये एक्ट हमारा बताता है। ठीक है, इस एक्ट का सेक्शन 74। उसके बाद
और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख पाओगे, जो एनसीपीसीआर है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, इसका स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि आज के टाइम पर लगभग 3621 बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑर्फन थे। और अप्रैल 1 2021 से लेकर जून 5 2021 के बीच का डेटा देखें तो 26,176 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है। 274 बच्चे ऐसे हैं जो कि अबेंडेंड हैं, जिनको त्याग दिया गया, ठीक है। और वो कौन से डेट के बीच में, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो आज के टाइम पर इतने सारे बच्चे सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने की यहाँ पर बात करी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जो है हमारी सरकार आज के टाइम पर प्रोटेक्शन देने के लिए काफ़ी कुछ कर भी रही है। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे डिस्कशन किया गया है इंडिया नेवी ब्लू वाटर ऑपरेशन विद अ ग्रीन फुटप्रिंट करके, यानी कि इंडियन नेवी ने एक तरीके से आप कह सकते हो इंडियन नेवी एनवायरमेंट कंजर्वेशन रोड मैप को अपना लिया है। मतलब कि देखो, ये जो ग्रीन फुटप्रिंट का मतलब यह है कि ग्रीनरी की तरफ, इकोसिस्टम की तरफ ये लोग आगे बढ़े हैं। इससे क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने सोलर प्लांट वगैरह लगाए हैं, जैसे कि नेवल अकेडमी के पास में नेवल स्टेशन पर इन्होंने सोलर प्लांट वगैरह लगाए, यानी कि ग्रीनरी को इन्होंने काफ़ी हद तक आप कह सकते हो सपोर्ट किया है कि पोल्यूशन वगैरह ना हो, सोलर प्लांट्स का इस्तेमाल हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सोलर प्लांट से जनरेट हो। तो ये सब इन्होंने इस्तेमाल किया ताकि ग्रीनरी को ये प्रमोट कर सकें। तो इंडियन नेवी ने अभी कमीशन किया है अपना पहला लार्जेस्ट, आप कह सकते हो लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है लगाया गया। इसके अंदर 3 मेगावाट की कैपेसिटी है। यह कहाँ पे लगाया गया है, इंडियन नेवल अकेडमी के अंदर, ठीक है, नाम है एजीमेला। उसके बाद एक दूसरा भी लगाया गया 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, इसको इंस्टॉल किया गया नेवल स्टेशन करंज मुंबई के अंदर जुलाई 2020 में। उसके बाद ओवरऑल इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी आज के टाइम पर आप देख पाओगे नेवल स्टेशन पर तो 11 मेगावाट की है। मतलब लगातार ये जो नेवी है वो सोलर पावर स्टेशन के ऊपर भी काम कर रही है, सोलर प्लांट्स के ऊपर भी यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए गए हैं लाइन से यहाँ पे, और इनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन है उसको फुलफिल करना है। हमारे यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारा वाटर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा हमारे बेनिफिशियल होगा और हम लोग ज़्यादातर ग्रीनरी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हमारी इंडियन नेवी भी अपना रही है। उसके बाद यहाँ पर इंडियन नेवी ने एक तरीके से सेटअप किया है अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि जिसको बोला गया है मियावाकी फॉरेस्ट। यानी मियावाकी फॉरेस्ट एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग जो जंगल हैं उसको वापस से रिस्टोर करेंगे, वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, जिससे कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो रिस्टोर हो जाए। और आपको ध्यान रखना है कि जो वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है साल 2021 के अंदर, उसका थीम भी क्या था, वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डे। अब आप लोगों को बताना यह है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया गया है, तो इसका थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है और इसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। ये जो मेथड है इसको मियावाकी मेथड बोला जाता है। बेसिकली एक टेक्निक है जो कि लाई गई थी एक जापानीज बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। जन्म हुआ था इनका 1928 में। इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से डेंस फॉरेस्ट, नेटिव फॉरेस्ट को ग्रो करने की पूरी तरह से कोशिश करी है। प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर काम किया है इन्होंने। यहाँ पर बहुत सारे डजन्स ऑफ नेटिव स्पीशीज़ वगैरह आप कह सकते हो कि ये देखने को मिलता है कि मान लो कोई एरिया है तो उसके नेटिव स्पीशीज़ जहाँ पे वो प्रजाति देखने को मिल रही है तो डजन्स ऑफ उस स्पीशीज़ वो लगा दी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है जुलाई 2020 के अंदर जो हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने उद्घाटन किया एक अर्बन फॉरेस्ट का, ठीक है। कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, वो करा गया है सीएजी के ऑफिस में। सीएजी क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, तो इनके ऑफिस में उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। इससे क्या होगा, ये लोग एक डेंस अर्बन फॉरेस्ट बनाने वाले हैं। इसके अंदर मल्टीपल ट्री लेयर्स होने वाली हैं, 12,000 छोटे छोटे पौधे होंगे, लगभग 59 अपने खुद की हमारी प्रजातियां होंगी इसके अंदर, ठीक है, पेड़ों की प्रजातियां होंगी। ये सब को हम लोग देखने वाले हैं और इन सब में मियावाकी मेथड का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि मियावाकी मेथड एक तरीके से फॉरेस्ट को क्रिएट करने का ये काम करता है। लेकिन सबसे पहली बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो है कैग, ठीक है। अभी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है कैग के ऑफिस में। यह है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये भी आपका जीएस पेपर 2 से इजीली रिलेट हो पाएगा। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है बेसिकली एक अथॉरिटी है जिसको एस्टेब्लिश करा गया है आर्टिकल 148 के थ्रू। हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 148 में है। अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ोगे पॉलिटी तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा कैग के बारे में। अब कैग का वर्क क्या होता है, देखो सिंपल सा वर्क है। जो भारत सरकार है या फिर राज्य सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी के
जो खर्चे हैं, क्या आ रहा है इनके पास से, इनके पास कितना रिसीव हुआ है, क्या टैक्स के फॉर्म में रिसीव हुआ है, कितना इन्होंने खर्च किया है, कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, उन सबको ऑडिट करने का काम करता है। उसी वजह से इसका नाम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया रखा गया है। तो इनकी ऑडिटिंग का ये पूरी तरह से वर्क करता है। कैग के बारे में जो मेंशन किया गया है वो हमारे संविधान में है, भारत के संविधान आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आपको कैग के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन मिल जाएगा जब आप लोग पॉलिटी पढ़ोगे। तो कैग आज के टाइम पर आप कह सकते हो इनका जो स्टेटस होता है वो काफ़ी उच्च लेवल का होता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेटस होता है उसी तरीके से यहाँ पर ये कैग का भी एक स्टेटस होता है। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर आपको इन दोनों के बीच में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन ये है कि कैग का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो ये जो कैग है इंडिया के वो अपॉइंट करे जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको रिकमेंड करते हैं, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अपॉइंट के टाइम पर उनको एक शपथ वगैरह लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट के सामने, वही जैसी जनरल सी बातें हैं। उसके बाद जो ये कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है इनको रिमूव किया जा सकता है दोनों हाउसेस, यानी कि जो आप कह सकते हो पार्लियामेंट के अंदर आपको दोनों हाउसेस देखने को मिलते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उनके बेसिस पर यहाँ पर वो लोग अगर प्रूव कर दें कि हाँ जो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया है उसने मिसबिहेव किया है तो उसके बेसिस पर रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, कैग को। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और लगभग कितने साल तक कैग सर्व करता है, तो कैग जो है ऑफिस के अंदर आपको 65 ईयर्स तक इनकी लास्ट एज होती है और 6 साल तक ये लोग सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पर करंट कैग कौन है, यानी कि आज के टाइम पर कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कौन देखने को मिलेंगे, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना। नाउ आज का आखिरी आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में। तो एनएफआरए ने इनवाइट किया है एक सजेशन, इन्होंने बोला जो पब्लिक है वो सजेशन करे कुछ पेपर्स को लेकर, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। फिलहाल आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्या है वो है एनएफआरए। एनएफआरए क्या है एग्जैक्टली, तो आप इसको सिलेबस से अपने रिलेट कर पाओगे। तो एनएफआरए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था कंपनीज एक्ट के सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग। इसका इतिहास देखें तो इसको एस्टेब्लिश करा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा इसको बनाया गया अक्टूबर 2018 में। और आप कह सकते हो एक कमेटी थी, ठीक है, उसने यहाँ पर ये प्रपोजल रखा था और अपने रिपोर्ट में पहली टाइम यहाँ पर एक तरीके से अपनी 21st रिपोर्ट के अंदर जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है इसने फर्स्ट टाइम जो है अपनी रिपोर्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट वगैरह डाला था, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ इस टाइप की हमारे पास बॉडी होनी चाहिए। अब मेन काम क्या है इस बॉडी का, काम यह है कि जितने भी आप कह सकते हो बहुत सारी कंपनीज जो है इसके अंदर लिस्टेड होती हैं, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनको ऑडिट करना, उनका पूरा सिचुएशन देखना, उनका सिनेरियो देखना, क्या चल रहा है उन कंपनीज के अंदर, वो यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। एनएफआरए बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि क्रिएट करेगा, वेरीफाई करेगा एक डेटा, मैंने जैसा बोला ना कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, तो एक एक्यूरेट डेटाबेस ये लोग क्रिएट करते हैं कंपनीज का और उनको ऑडिट करते हैं। ऑडिट करने का यहाँ पे काम रहता है एनएफआरए का, तो इसके बारे में ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। और कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, तो एनएफआरए के अंदर एक चेयरमैन होता है, 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक सेक्रेटरी, एक फॉर्मर, आज के टाइम पर जो हमारे फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है रंगाचारी श्रीधरन, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया था एज अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बॉडी। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो आप यहाँ पर याद रखना है पहले चेयरमैन थे रंगचारी श्रीधरन, ठीक है। ये बेसिकली अक्टूबर 2018 में इनको पहला चेयरमैन बनाया गया था इस बॉडी का। नाउ आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के टाइम पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज की तारीख से यही 4-5 आर्टिकल बन रहे थे, फिलहाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, हम लोग कुछ स्किप करेंगे नहीं। इसके बाद थोड़ी देर में द हिंदू एनालिसिस अपलोड होगा, उसको भी जाकर ज़रूर देख लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कल मुझे मेरा बर्थडे विश कर दिया है, ठीक है। तो कल नहीं था बर्थडे, वो बेसिकली आज है बर्थडे 24 जून को। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने विश किया था, तो उसके लिए सभी लोगों को थैंक यू। ऐसा यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाया कि मैं सभी लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है, बहुत सारे विशेष हैं, तो सभी लोग के लिए यहाँ पे मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने दिल से। तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे सपोर्ट कर दे लेना। आज के टाइम पर आप देख पाओगे कि बहुत सारे वीडियोस, जैसे कि हम डेली करंट अफेयर का वीडियो ला रहे हैं, द हिंदू का वीडियो ला रहे हैं, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे आर्टिकल्स जो द हिंदू में कवर नहीं होते वो डेली करंट अफेयर में कवर कर देता हूँ, जो डेली करंट अफेयर में कवर नहीं होते वो द हिंदू में कवर कर देता हूँ। मतलब कि कहीं पर कुछ छूटने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं रह जाती अगर आप लोग दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो तो। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।